मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज हम पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से बीकानेर सीट से गोविंद राम जी मेघवाल के यहाँ हम उपस्थित हैं और बड़े सरल और सहनशील स्वभाव के धनी गोविंद राम जी से हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। राजनीतिक कैरियर में लंबा अनुभव है और दलित मास्टर भंवरलाल राजनेता जो थे उनके बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में गोविंद राम जी की धाक अपने समाज में नहीं, पूरे राजस्थान के 36 कौम के दिन की धाक है। सर्वप्रथम गोविंद राम जी, राम राम सर। राम राम सर। गोविंद राम जी, बीकानेर लोकसभा से आप चुनाव फतेह कर रहे हैं। जनता से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, कितने वोटों की उम्मीद है? देखिए, जो बीकानेर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि अर्जुन राम जी पिछले 15 साल से सांसद हैं बीकानेर में। मेरी ख्याल में बीकानेर में ही नहीं, ये भारत में पहले सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का एक भी काम नहीं करवाया, एक भी गांव में कभी गए नहीं, एक भी कार्यकर्ता को जानते नहीं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी किसी गांव में, एक गांव में ये 5 कार्यकर्ता का नाम नहीं बता सकते। और इसका गुस्सा इस बार जनता में फूटा कि अर्जुन राम जी की ये हालत थी कि ये मोदी जी के फोटो बताते थे और जनता कहती थी आप गांव में ही मत आओ। जिस भी गांव में प्रचार के लिए गए हैं वहाँ भयंकर विरोध हुआ है, लोगों ने हाय हाय के नारे लगाए हैं, लोगों ने कहा है कि अर्जुन राम जी हम आपको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करते, आपने लोकतंत्र का गला घोंटा है, आपने बीकानेर के विकास के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए आप तो हमारे गांव में घूमो ही मत। और इसका परिणाम है, अभी पेटियों में बंद है, लेकिन मुझे भरोसा है कि बीकानेर में जब 4 जून का रिजल्ट आएगा उस दिन कम से कम 3 लाख वोटों से अर्जुन राम जी चुनाव हारेंगे, ये मेरा सोच है। मंत्री साहब, बीकानेर के लिए ऐतिहासिक कोई काम आपके ध्यान में हो जो लंबित है? बहुत सारे काम लंबित है कि अभी हम बादनू के अंदर थे तो लोगों से हम बातचीत की, मैं कौन जीत रहा है, तो बोले अर्जुन राम जी को तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है 10-15 सालों में। तो ऐतिहासिक काम क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से काम को रहेगी यदि आप एमपी बनते हैं तो? देखिए, आप जानते हैं कि 1947 से पहले हमारे भारत के अंदर स्कूलें बहुत कम थी, एजुकेशन का अभाव था, हम जातियों में और ऊंच नीच में बटे हुए थे, शिक्षा का प्रसार प्रसार बहुत कम था, डेमोक्रेसी आई, ये देन कांग्रेस की है। आज जो पूरे देश में विकास दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे सड़कें हैं, चाहे महाविद्यालय हैं, चाहे स्कूल है। अभी आपने बादनू की बात की, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलने का काम करीब 2000 स्कूलें अशोक गहलोत जी की सरकार में, जिसमें मैं भी कैबिनेट मंत्री था, हम लोगों ने खोली। कमरों के भी काफ़ी जगह हमने रूम्स भी दिए, क्योंकि स्कूल जब क्रमोन्नत हुई सीनियर सेकेंडरी तो निश्चित रूप से कमरे कम पड़ेंगे। जैसे मेरा क्षेत्र था खाजूवाला, मैं करोड़ों रुपए लाया स्कूलों के लिए, करोड़ों रुपए कमरों के लिए लाया, और आपके लैब वगैरह हर चीज़ के अंदर हमने प्रोग्रेस की है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आज बने हुए करीब 4-5 महीने हो गए, लेकिन भजन लाल जी तो मात्र भजन ही गा रहे हैं मोदी जी के, वो कोई भी विकास का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे बादनू की बात है तो वहाँ 4 रूम हैं, वो भी गिर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पैसा मंजूर किया था इंग्लिश स्कूलों के लिए वो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में वो सारे आदेश निरस्त कर दिए। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिस तरह से बादनू से शिकायत आई है, उनको तुरंत वहाँ कम से कम 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए स्कूल के लिए देने चाहिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए अलग से कोटा देना चाहिए, उनकी पहुँचार के लिए रसोई की अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। किसी आदमी का, किसी गांव का विकास रोकना है तो वहाँ एजुकेशन मत आने दो, क्योंकि शिक्षा के बिना बुद्धि नहीं, बुद्धि के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी जीवन पशु के बराबर है। इसलिए हमारा सोच है कि अगर इस देश को आगे ले जाना है
तो आप प्रत्येक गांव में निःशुल्क इंग्लिश स्कूलें खोल दो, हिंदी की स्कूलें खोल दो, देश अपने आप बढ़ जाएगा। 5 किलो गेहूँ देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज खुद मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ को 5 किलो गेहूँ दे रहा हूँ। अरे आपने पूरा देश लुटवा दिया, आपने रेलवे बिकवा दिया, BSNL बिकवा दिया, बैंक लुटवा दिए सारे के सारे, और आज आप किसान को 5 किलो गेहूँ दे करके और उनका ध्यान आकर दूसरी तरफ कर रहे हो। आपने 15 लाख रुपए का झांसा दिया था कि प्रत्येक के खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, और आपने 6,000 रुपये लिमिटेड किसानों के खाते में डाल करके उनको मूर्ख बनाया। आज भारत की जनता जान चुकी है कि ये खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने का काम कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री, जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या है, वो कह रहा है कि मंगलसूत्र बेच देंगे, कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति सारी मुसलमानों को दे देंगे। इससे हल्का बयान नहीं हो सकता। हमें तो कहते हुए शर्म आती है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे घटिया स्तर माना जाता है। मतलब ये राजनीति का सबसे घटिया स्तर है। और जो बीकानेर से लड़े हैं वो कानून मंत्री है और शिकायतें झूठी करते फिर रहे कि गोविंद राम के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उनको ये पता नहीं है कि कोर्ट के अंदर आज एक भी मुकदमा लंबित नहीं है। जो राजनीतिक मुकदमे थे वो खत्म हो गए हैं। होता तो मीडिया वाले तो तैयार ही रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ मुकदमा होता तो आपकी सरकार का SP ये बयान नहीं देता कि एक मुकदमा लंबित नहीं है, आपका कलेक्टर ये बयान नहीं देता कि इनके खिलाफ एक मुकदमा लंबित नहीं है, और ये देश का कानून मंत्री है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। उससे हमारी वर्ल्ड में थू थू हो रही है, देश में थू थू हो रही है। हर वर्ग, बुद्धिजीव, चाहे किसान वर्ग, ये सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हो कि इन्होंने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, इनसे आय डबल नहीं हुई। किसान जब 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग करने आया, 700 किसान शहीद हो गए, 378 दिन बैठे रहे। उसके बाद मोदी जी ने कहा मेरी गलती होगी। अभी MSP मांगने के लिए किसान आया तो 5 किसान को गोलियों से भून दिया गया। लखनपुर खीरी में मोदी जी के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के किसानों को मार दिया गया। पंजाब का आदमी किसान आंदोलन करता है तो उनको खालिस्तानी कहते हैं, जाट आंदोलन करता है तो उसको आतंकवादी कहते हैं, मुसलमान आंदोलन करता है तो कहते हैं ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, दलित करता है तो उसको नक्सलवादी कहते हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने सारा तंत्र अपने कब्जे में ले लिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर अपने लोगों को इन्होंने स्थापित करवा दिया है। इसलिए आज देश का जो प्रजातंत्र है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है, और जो भी नेता इनके विरुद्ध में बोलता है उनको ये जेल में डालने का काम करते हैं। जैसे राहुल गांधी जी हैं, आज उन पर 40-50 मुकदमे इन्होंने कर दिया, और कितना घटिया स्तर का बयान दिया है कि राहुल गांधी जी जब यहाँ ख़त्म कमज़ोर हो रहे हैं उसकी चिंता पाकिस्तान कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री बोल रहे हो, आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे केक काटने के लिए। तो कहने का मतलब है झूठ पे झूठ बोलते हैं ये। आज अरविंद केजरीवाल, वो इसलिए बंद नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी, वो इसलिए बंद है कि मोदी का खुला विरोध करता है, इंडिया गठबंधन में है, इसलिए वो बंद है। और ED का डर दिखाकर हजारों नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में डाल लिया। इनकी पार्टी में जाते ही वो सोना बन जाता है, और अगर दूसरी पार्टी में रहेगा और इनका विरोध करेगा तो उसके लिए ED, इनकम टैक्स, CBI और जेल तैयार है। सूरत और इंदौर से भी अभी 2 जो टिकट दे रखी थी उनको अपने शामिल मिलाया और उन फॉर्म उठा लिया। आपने ठीक याद दिलाया कि आपने देखा कि इनको डरा करके, इन पे झूठे मुकदमे लगा करके और पैसे का, धन का लालच दे करके और ये पर्चे उठवाए गए। जो आने वाले समय में इनकी पोल खुलेगी। और आपको पता है कि हमारी कितनी सरकारें गिराने की साजिश की। राजस्थान की भी इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी लेकिन पार नहीं पड़ी। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, गोवा की गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। इसलिए पूरा भारत आज मोदी का जो झूठ है उसको पकड़ चुका है। और अब जनता की एक ही डिमांड है कि मोदी को भारत से, सत्ता से बाहर करना है। और आप जानते हो कि इन्होंने देश में जो हमने 60-70 साल में बनाया और इन्होंने 10 साल में भेज दिया। आज देश की जो गवर्नमेंट है वो अंबानी और अडानी की बन चुकी है। ये तो अमित शाह और मोदी जी खाली मोहरे हैं, और ये जो अर्जुन राम हैं ये तो खाली बैठे मेज बजाते हैं। आज ये विकास का काम एक भी बीकानेर में गिना नहीं सकते, एक भी गांव में जाने लायक नहीं बचे हैं। मैं तो कह रहा हूँ धिक्कार है ऐसे लोगों को, इनको राजनीति करने का हक नहीं है। राजनीति वो करे जो जनता के सुख दुख में काम आए।
अपने क्षेत्र में विकास के बजट लाए। जैसे मैं खाजूवाला में कैबिनेट मंत्री रहा, विधायक रहा, आज मैंने कम से कम 3,000 करोड़ के काम कराए हैं। सड़कें देने का काम हुआ, हॉस्पिटलें देने का काम हुआ, स्कूलों में बजट दिया, 3-3 कॉलेज बनाने का काम हुए, जीएसएस हमने बनवाए। स्कूलें जितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जैसे आपने अभी बादूने की बात की, हमने वहाँ स्कूलों के भवन देने का काम किए। इसके अलावा हर क्षेत्र के अंदर हमने जो है काम किया। आज आपका अल्पसंख्यक वहाँ 2.5 करोड़ का हमने हॉस्टल दिया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ें। अम्बेडकर हॉस्टल बनाने के काम किए। समाज कल्याण के अंदर मैं बार बार घूम के देखता था कि हमारे गरीब बच्चों को सही राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी व्यवस्था करने का काम किया। तो कुल मिला के ये है कि बीकानेर में मेरे क्षेत्र के अंदर जब मैं कैबिनेट मंत्री था, हर क्षेत्र में विकास किया। और दूसरी तरफ ये आपके अर्जुन राम जी, जो आज एक भी विकास का काम नहीं गिना सकता। मैंने खाजूवाला क्षेत्र में 550 करोड़ रुपए देकर पूरी नहरों का सुदृढ़ीकरण किया। हमने 600 करोड़ रुपए लाकर वहाँ जल मिशन योजना में 116 टंकियाँ बढ़ाई। हाँ, आज मैं घूमने के बाद ये महसूस किया है कि अर्जुन राम जी ने कोई विकास का काम नहीं किया है। तो मैंने विचार किया है कि जल मिशन योजना के अंदर पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर जहाँ टंकियाँ नहीं बनी हुई है, जहाँ घर घर कनेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ हम लोग घर घर कनेक्शन पहुँचाएँगे और शुद्ध फिल्टर शुदा पानी जो है किसान के घर में पहुंचाएंगे। जैसे मैंने खाजूवाड़ा में 116 टंकियां बनाकर प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम किया है, उसी प्रकार पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में जल मिशन के अंदर गांव गांव में टंकियां बनाकर और घर घर पानी देने का काम करेंगे, ताकि हमारी माँ बेटी को कुओं से गंदा पानी नहीं लाना पड़े, नहर से भी गंदा पानी पीना नहीं पड़े। उसी प्रकार जो भी नहरें वंचित रह गई उनको ठीक करेंगे। और ये जो रेल है, अगर कहीं आवश्यकता है बीकानेर से रेल चलाने की, नई रेलों की। रेल मार्ग हमारे चैनल के द्वारा ये सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल कसवा बीजेपी में थे, उनके पास गए, खूब धरने भी दिए। अर्जुन राम जी के पास गए, सुमेंद्र सरस्वती जी के पास में भी गए सीख कर। आज भी 1991 में सर्वे होने के बावजूद भी ये मामला लंबित पड़ा है। ये यदि आपके कार्यकाल में आप एमपी बनते हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इन तीनों दिनों के लिए हो जाएगी। और राजस्थान के अंदर ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि नौका सिख रेल मार्ग यदि काम हो जाता है तो। आप इस मुद्दे को मेरे ध्यान में लाए हो, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लूँगा। जैसे मैंने खाजूवाला का विकास बताया, उसी प्रकार मेरा शौक़ है। अर्जुन राम जी एक गैर राजनीतिक आदमी थे, उसका राजनीति से 60 साल तक कोई लेना देना नहीं था, न उनकी कभी रुचि रही। वो एक स्वार्थी व्यक्ति थे। वो तो हवाई जहाज़ों में घूमे और पूंजीपतियों के यहाँ जा कर के और भोजन करने में कहीं चूकते नहीं थे। मैंने जो भी, जैसे आप रेल का ध्यान लाए, अनूपगढ़ में रेल की डिमांड है, अनूपगढ़ टू बीकानेर। बहुत सारे गांव में बैंकों की डिमांड है, बहुत सारे गांव में अंडर ब्रिज की ज़रूरत है, बहुत सारे गांव में मैंने देखा है कि बैंकों की शाखा के अलावा भी जो केंद्र सरकार के अधीन जो भी काम आते हैं, जैसे ट्रेन रोकने का मामला है, धीरेरा में रुकती थी, आज वहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है। बहुत सारी जगह ऐसी मांगें हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में मोदी जी की सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है एंड हमारी इंडिया गवर्नमेंट बनेगी। और हमें भरोसा है कि अगर गवर्नमेंट बनी तो हम गवर्नमेंट की ताकत से, जैसे हमने अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री होते हुए, हमने कैबिनेट मंत्री रहते हुए खाजूवाला में विकास कराया, उसी प्रकार केंद्र सरकार से बजट लाकर हम विकास के काम करेंगे। और किसी कारणवश इस चालाकी से सरकार बना भी लेते हैं तो हम निश्चित रूप से विरोध के अंदर ज़बरदस्त आंदोलन करके इन पे दबाव बनाकर और सरकार के विकास के काम जो है जनता के करवाएंगे, इन पे दबाव बनाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया है, बैंकों को बर्बाद कर दिया है, डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर दिया है, संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बेचने का काम किया है। इन्होंने मात्र पूरे भारत में 10 साल के अंदर 14 से लगा के 23 तक इन्होंने पूंजीपति 20 पूंजीपतियों को पनपाने का काम किया है। अडानी 400 की लिस्ट में थे, अभी हाँ, टॉप 5 में। आप जानते हो कि अडानी 400 में सबसे नीचे था पैसे वाला, और आज वो पूरे विश्व के अंदर 1 नंबर पे आ रहा है। ये सब मोदी जी की देन है। और जो भी पार्लियामेंट में इनके विरुद्ध बात उठाता है उनका माइक बंद कर देता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि आज़ादी के बाद पहली बार 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की, 6000 किलोमीटर अभी गाड़ियों में उस जगह पैदल यात्रा करके और ध्यान आकर्षित किया केंद्र सरकार का। लेकिन इनके जून तक नहीं रहेंगी और इससे पूरी जनता भारत की आज इनसे नाराज़ है, क्योंकि जीएसटी लगा के इन्होंने व्यापार चौपट कर दिया, नोटबंदी करके रुपये का सत्यानाश कर दिया, और राफेल जैसे में भयंकर जो 500 करोड़ का था वो 1600 करोड़ में खरीद कर इनको घपला किया। ऐसे घपले अनगिनत है। इसलिए हमारी सरकार बनी तो ये भी जांचें होगी
और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए इस देश में क्या हो सकता है, वो हमारी सरकार जैसे 1947 के बाद में विकास किया है, उसी जो आज अवरुद्ध हो गया है 10 साल में विकास, वो काम वापस हाथ में लेकर हम स्कूलों को भी ठीक करेंगे, महाविद्यालय भी बनाएंगे, टंकियाँ पानी की बनाएंगे, जहाँ बैंक की ज़रूरत है बैंक बनाएंगे, जहाँ रेल की ज़रूरत है वहाँ रेल शुरू करेंगे, और जहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ एयरपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा ध्येय यही है, जो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लागू करके इस देश के अंदर हमें अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत हमारी सरकारों ने जो विकास के काम किए हैं, और आज जो 10 साल से विकास के काम रुक गए हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, हम पूरे हाथ में लेकर और विकास के काम करवाएंगे, और जनता के प्रति वफादारी रखेंगे, और जनता में जो सुख दुख में हम साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के, चाहे हमें ज़मीन पर सड़क पे संघर्ष करना पड़े, लेकिन जनता के प्रति वफादार रहेंगे, प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे, उससे हमारा देश मजबूत होगा, ताकि विश्व में भी भारत की जो है हमारा परचम लहराए, ये हमारी, और उससे आम जनता राजस्थान को में लाभ। कितनी सीटें इंडिया एयरलाइंस की आ सकती है? देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो कम से कम 15 सीटें ला रहा है। आप उधर देखो, दौसा, भरतपुर, अलवर, आपका जो है करौली भरत, धौलपुर, इधर आ जाओ जयपुर ग्रामीण, इधर आओ सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, गठबंधन में नागौर, सीकर हमारा अमराराम जीत रहा है। आप आगे चले जाइए, बाड़मेर उमेंद्र राम बेनीवाल जीत रहा है। हमारा दौसा में जो है मुरारीलाल मीणा जी जीत रहे हैं। सवाई माधोपुर के अंदर ऋषि मीणा जीत रहे हैं। जालोर के अंदर वैभव गहलोत जी जीत रहे हैं। कोटा के अंदर ओम बिरला हार रहे हैं, और हमारे जो है वो मीणा वो जीत रहे हैं। और आप इधर और जाएंगे, बाड़मेर का मैंने आपको बता ही दिया, नागौर का बता दिया, जोधपुर उचाईडा जी जीत रहे हैं। ठीक है, हाँ। सर, भारत के अंदर दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ, उसके अंदर 220 सीटें दी है एनडीए को, बीजेपी गवर्नमेंट को। क्या मोदी के गले में तलवार लटक सकती है? हाँ या ना में उत्तर। बिल्कुल लटक सकती है, और सरकार मोदी जी की आउट हो चुके हैं। इंडिया एयरलाइंस की टोटल मैं कह रहा हूँ ये 170 के अंदर अंदर रहेंगे। और इंडिया एयरलाइंस की सीट, इंडिया जो हमारा गठबंधन है, एयरलाइंस नहीं है, इंडिया जो गठबंधन है, इसकी कम से कम 300 सीटें आएगी। सर, सोशल मीडिया पर कानून मंत्री का आप नाम ले रहे थे भी, उनको पापड़ मंत्री बोलते हैं आज के युवा, क्योंकि एड्रेस से ज़्यादा रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को पापड़ मंत्री बोला जा रहा है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में जब कोरोना आया तो एक इनके मित्र है, इनको अच्छा चंदा देते हैं, उनके पापड़ नहीं बिक रहे थे, उनका नाम था भाभी जी के पापड़। तो इन्होंने विज्ञापन दिया खुद ने खड़े होकर कि भाभी जी के पापड़ खाओ, कोरोना भगाओ। और इनको जब कोरोना हुआ तो ये एम्स में भर्ती, और वो बजाने के लिए बोला हाँ, उन्होंने, ये और बोला। हाँ, वो थाली बजाने के लिए तो मोदी जी ने कहा कि शाम को थाली बजाओ, कोरोना भगाओ, आपकी मोबाइल की लाइट करो। मतलब ये देश को 100 साल पीछे ले जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी नौजवानों से अपील है कि ये अग्निवीर योजना ला करके 22 साल के अंदर तो रिटायर कर रहे हैं नौजवान को, और खुद 70 साल के जो है प्रधानमंत्री बनने बैठा रहना चाहते हैं। इसलिए ना तो बेरोजगार सुरक्षित है, ना हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, बहन बेटी को जलाया गया, सर, एक रेप बेटी हुए। बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, और मणिपुर जल रहा है पिछले 1 साल से। आज पूरा एक उसको साल बीत चुका है। एक तरफ किसान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और एक तरफ आप मोदी जी बलात्कारी रेवन्ना को टिकट दे रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? इस गवर्नमेंट की सच्चाई क्या है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपराधी लोग केंद्र सरकार में स्थापित हो गए हैं, इसीलिए तो रमन्ना जैसे बलात्कारियों को ये प्रचार करते घूम रहे हैं। इनके मुंह पे शर्म है नहीं। इधर आपको पता है, पहलवान बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब वो जीत के आती थी तो प्रधानमंत्री जी इनको स्वागत के लिए सामने जाते थे, और आज उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसका बदला अभी किसान इस चुनाव में ले रहा है। मणिपुर के अंदर एक सूबेदार की पत्नी, सरेआम उसके साथ रैप हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। तो और आज भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो इंसानियत है वो शर्मसार हो गई है। पूरे विश्व में हमारी देश की थू हो रही है। इसलिए जो नेता बोलता है उसको उठा के जैसे जेल में डाल देते हैं, जैसे अरविंद जी केजरीवाल है, और जो बहुत सारे नेता है, सोरेन है, उसके अलावा बहुत सारे नेता हैं। मुख्यमंत्री आज तक गिरफ्तार नहीं पत्रकार, हुए, बंद पे रहते हैं। हाँ, और पत्रकार कोई बोलता है तो उसको भी जेल में डालते हैं। आज तक कोई मुख्यमंत्री अरेस्ट नहीं हुए आज़ादी के बाद।
और ये मोदी जी जो है पूंजीपतियों के इशारे पे हैं, किसानों से वोट लेकर के सबका साथ सबका विकास की बात कहकर आज मुख्यमंत्रियों को बंद इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके विरुद्ध में खड़े हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारा खतरे में है। हम सब देश को एक होना पड़ेगा, एक होकर के सभी को लग करके मोदी जी को और इनकी जो पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार है इसको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अंतिम सवाल सर मेरा, कांग्रेस पर लगातार 2014 में जब ये चुनाव लड़ने के लिए आए, मैदान में उतरे, परिवारवाद का लांछन लगाया। ब्रजभूषण के द्वारा जो किसान बेटियों के साथ में, पहलवानों के साथ में जो घटनाएं हुई, उसके बाद में ब्रजभूषण का टिकट काटा और टिकट काटने के बाद में वापस उसके ही सुपुत्र को ये टिकट दे दिया। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जो भी अपराधी या जो भी भ्रष्ट नेता अधिकारी इनके साथ लग गया वो साहूकार बन गया। अब पहलवान बेटियों का आरोप था कि भाई ये हमारे साथ देश शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ अपराध कर रहे हैं, इनसे आप मंत्री पद छीनो, इन पे मुकदमे चलाओ। आज उसको काट के उसके बेटे को दे दी, तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? आज आप ये देखो, जयंत शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? तो इनके यहाँ राजनाथ सिंह जी का बेटा क्या कर रहा है? जितने भी दिल्ली में नेता बैठे हैं सबके नेताओं को टिकटें दी गई है और सब राजनीति में कोई एमएलए कोई एमपी बन रहा है। और इधर रमन्ना की कहानी आपके सामने आई है। इसलिए इनकी चर्चा कौन कौन सी करे, पूरे देश के अंदर इन्होंने हाहाकार मचा दिया है। इसलिए अब हर बुद्धिजीवी सोच रहा है कि ये मोदी जी वास्तव में जो है मंगलसूत्र बेचने में चला गया है। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात तो वाड़पंज नहीं करता, और देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। ये एक पद जो है वो एक सम्मान का प्रतीक है। हमारे पद की जो है ना गरिमा खत्म हो रही है, प्रधानमंत्री पद की। इसलिए मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि आप इनको जितना सत्ता से बाहर जल्दी करोगे तो हमारा देश बचेगा, अन्यथा हमारे देश को आने वाले समय में देश कौन सी दिशा में जाएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, उसकी भरपाई हम अगले 30 सालों में नहीं कर पाएंगे। सर, रामेश्वर डूडी बीमार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी नजर आई आपको अपने चुनाव में डूडी साहब की? देखिए, कोई भी नेता पार्टी से अगर वरिष्ठ नेता कमज़ोर होता है, बीमार होता है, तो उसका नुकसान तो पार्टी को होता है। डूडी जी हमारे बीकानेर के नेता थे, दिग्गज नेता थे, प्रतिपक्ष नेता रहे, पार्टी के एक बहुत मजबूत नेता थे। आज उनके बीमार होने से निश्चित रूप से पार्टी को तो लॉस होता ही हुआ है। लेकिन प्रकृति, आप जानते हो कि प्रकृति जो करती है वो हम सबको सहन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब राजीव गांधी जी एक बिना समय के चले गए थे, बम से उड़ा दिए गए। इंदिरा गांधी जी पूरे देश में, विश्व में ताकत बन चुकी थी, गोलियों से भून दिया गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो इंदिरा गांधी की देन थी। इसलिए मैं मानता हूँ बीकानेर ज़िले में ही नहीं, हमारे दूसरे ज़िलों में भी नुकसान हुआ है। लेकिन समय के साथ सब चीज़ें सहन करनी पड़ेगी और सब ठीक होगा। आज उनके पत्नी जो सुशीला जी है वो विधायक है और वो पूरे नौका क्षेत्र को संभाल रहे हैं, कोई लोगों के दुख सुख में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सुशीला जी और मजबूत होकर उभरेंगी। पर्ची मुख्यमंत्री, लॉटरी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अभी विराजमान है। एक शब्द में आप, बातें चल रही कि भी उनको लोकसभा चुनाव के बाद में हटा देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, हटाए नहीं हटाए उन पार्टी की वो है, उनका ड्यूटी है, उनका काम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 महीने से आम आदमी से पूछ लो, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मेरे 5-6 हज़ार बीघा का कोई घोटाला हुआ, आचार संहिता के अंदर कोई ज़मीन का फर्जी अलॉट कर लिया तहसीलदार पटवारियों ने मिलके कुछ दलालों से, तो अब अभी तक उनमें एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई जांच आगे बढ़ी है। इनका तो ध्यान विपक्ष पे ज़्यादा है कि उनको कैसे उलझाया जाए। इनका पेपर लीक पे चल रहे हैं। तो मैं तो इनसे अपील करूंगा कि आपको जनता ने राज सौंपा है, आप जनता की समस्या दूर करो। आप गांव-गांव में डीपी उठा रहे हो, किसानों को परेशान कर रहे हो, बिजली दे नहीं पा रहे हो, नहरों में पानी दे नहीं पा रहे हो, पानी की जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से नहीं है। आज एक पानी के अभाव में हमारा गेहूं का फसल नष्ट हो गया है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि सरकार आपको जनता ने सौंपी है, आप जिम्मेवारी के साथ प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक जिले का ध्यान देकर प्रत्येक समस्या पर गंभीरता से निर्णय लेकर के
और उन समस्याओं का निस्तारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राम जी मेघवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री का। फैक्ट तंत्र टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आगामी चुनावों के लिए इनका रिजल्ट सकारात्मक रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।